हेलो ऑल स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। सो स्टूडेंट, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ऑन बोर्ड 3 चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी 10th क्लास। किस टॉपिक से स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट? आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है हमारा ओम्स लॉ। कौन सा? ओम्स लॉ। तो स्टूडेंट, ओम्स लॉ आपको एक रिलेशन देगा पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में। किसके बीच में रिलेशन बताता है? पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में। ये लॉ स्टूडेंट्स कांस्टेंट टेम्परेचर पर लाई करता है। किस पर लाई करता है? कांस्टेंट टेम्परेचर पे। क्योंकि स्टूडेंट अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो कंडक्टर है ना, उसकी जो अंदर जो पार्टिकल्स हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। अगर पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी स्टूडेंट बढ़ जाएगी तो क्या होगा? पार्टिकल्स एक्टिवेट हो जाएंगे और वो क्या काम करेंगे? चार्ज पार्टिकल जो ट्रांसफॉर्म होना है आपका एक जगह से दूसरी जगह, उसके पाथ को रोकेंगे। ठीक है, यानी दूसरे शब्दों में समझो तो रेजिस्टेंस बढ़ा देंगे। अब आप मुझसे पूछेंगे रेजिस्टेंस क्या होता है? स्टूडेंट, रेजिस्टेंस क्या होता है? जो करंट की फ्लो को अपोज करे, जो करंट के फ्लो को रोके सर्किट में, उसे रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, वो आपका एक साइंटिस्ट जॉर्ज साइमन ओम, किसने? जॉर्ज साइमन ओम ने दिया, इसलिए वो हम ओम्स लॉ के अंतर्गत पढ़ते हैं। राइट बच्चों? तो इस ओम्स लॉ की डेफिनेशन क्या लिखते हैं हम लोग? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, एट constant temperature, at constant temperature, the current flowing in the circuit, the current flowing in the circuit is directly proportional, is directly proportional to its potential difference across its ends। ठीक है बच्चों, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स पोटेंशियल डिफरेंस एट इट्स एंड। बच्चों, ये आपकी किसकी डेफिनेशन हो गई? ये आपकी स्टेटमेंट हो गई बच्चों, किसकी? ओम्स लॉ की। सभी लोगों को क्लियर हो रही है? क्या है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड। चलिए इसकी आप वो लिखते हैं। नाउ इसका एक्सप्रेशन V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। इसका क्या मतलब है बच्चों? अगर पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि अगर एक सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस अगर बढ़ाते चले जाओगे तो करंट भी आपका बढ़ता चला जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस कम करते चले जाओगे तो करंट भी आपका कम होता चला जाएगा। अगर ये कांस्टेंट और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो एक आपका कांस्टेंट आ जाएगा आपका R, एंड विच इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, वेयर R is called resistance, where R is called resistance of conductor। ठीक है, R क्या है आपका? रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। सही बच्चों को याद रहेगा, R क्या है आपका? रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। ठीक है, अब नाउ द नेक्स्ट टॉपिक अराइजेस। Now student, next topic arises, that is the what is resistance of conductor? What is resistance of conductor? So what is the resistance of conductor? That is the obstruction offered to the flow of current is called as resistance, right? तो जितना करंट को रोका जाएगा एक सर्किट में हम बोलते हैं वो उसकी रेजिस्टेंस होती है। यानी रेजिस्टेंस और करंट आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी उल्टे होते हैं। अगर सर्किट में करंट बढ़ाना है तो रेजिस्टेंस आपको कम करना पड़ेगा, अगर सर्किट में आपको करंट कम करना है तो आपको रेजिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों? तो व्हाट इज दिस रेजिस्टेंस? दैट इज द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड इज रेजिस्टेंस।
सबको समझ में आ रहा है? आगे चलें, ठीक है। नाउ स्टूडेंट, स्टार्टिंग विद द फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस, R इज इक्वल टू V अपॉन I। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? R इज इक्वल टू V अपॉन I, जहाँ पे R होता है रेजिस्टेंस, V होता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस और I होता है आपका करंट। तो R इज इक्वल टू V अपॉन I। इसकी जो SI यूनिट होती है स्टूडेंट क्या होती है? ओम। इसकी SI यूनिट क्या होती है? ओम। तो जो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर होता है वो 4 फैक्टर पर डिपेंड करता है। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है ये। नेम द फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड। तो आप लोगों को याद करना होगा कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे आपका रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। वो होता है आपका पहला लेंथ ऑफ द कंडक्टर। कौन सा? लेंथ ऑफ द कंडक्टर। जैसे जैसे लेंथ बढ़ाओगे कंडक्टर की, वैसे वैसे रेजिस्टेंस भी आपका बढ़ता जाएगा, ठीक है। ऑन इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर ऑल्सो इंक्रीजेस। नंबर 2 इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जैसे जैसे एरिया बढ़ाओगे, ठीक है, रेजिस्टेंस आपका कम होता चला जाएगा। जैसे जैसे एरिया ऑफ थिकनेस बढ़ाओगे, कंडक्टर की मोटाई बढ़ाओगे, तो उतना ही ज़्यादा करंट पास होगा और उतना ही रेजिस्टेंस आपका कम हो जाएगा। समझ में आते सही बच्चों को? यहाँ तक नोट करिए, फिर आगे चलते हैं रब करके। आई होप सबने नोट कर लिया होगा, रब कर दें। ओके, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिक्रीजेस, ठीक है। तो अगर इन्वर्स, तो ये एक इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, तो कैसे लिखोगे? R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ठीक है बच्चों। तो ये आपके 2 फैक्टर्स हो गए जिन पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तीसरा आपका नेचर ऑफ मटेरियल। क्या? नेचर ऑफ मटेरियल। तीसरा आपका नेचर ऑफ मटेरियल, यानी कि रेजिस्टेंस कंडक्टिंग वायर की कैसी होती है? कम होती है, और आपकी जो रजिस्टिंग वायर होती है उनकी ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि कंडक्टिंग वायर में करंट आसानी से फ्लो कर जाता है, वहाँ पर रेजिस्टेंस आपकी कम होती है। नेचर ऑफ मटेरियल, इट डिपेंड ऑन which type of material we use for passing the electricity। यानी किस टाइप का मटेरियल हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए, ये बच्चों इस चीज पर डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ मटेरियल आपका कैसा होगा, ठीक है। आपकी नाइक्रोम की वायर होगी तो उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, राइट। अगर आपकी कॉपर एल्यूमिनियम की वायर होगी उसका रेजिस्टेंस आपका कम होगा, ठीक है। डी, टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो रेजिस्टेंस भी आपका बढ़ जाएगा। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, ऑन increasing the temperature, resistance of conductor increases। दिखाई दे रहा है बच्चों? मैं लिख दूं, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इंक्रीज, ठीक है बच्चों। तो चारों फैक्टर्स आप लोगों को जरूर याद करने, पेपर में बहुत जरूरी लिखने के लिए आते हैं। चारों के चारों फैक्टर आप लोगों को बहुत जरूरी याद करने हैं। कर लेंगे सभी लोग बहुत अच्छे से, चारों फैक्टर बहुत अच्छे से याद करने, ठीक है। समझ रहे हैं? ऑन व्हाट फैक्टर रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स? लेंथ, एरिया, नेचर एंड टेम्परेचर, ठीक है बच्चों। सब लोग याद रखेंगे, बहुत जरूरी। कोई वो नहीं चाहिए, घपला नहीं चाहिए ना कि याद नहीं करे, मैंने ये नहीं करे, पेपर में आएंगे जरूर, ठीक है। अगला टॉपिक। नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेशन बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल आता है इसके ऊपर। रिलेशन बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। रिलेशन बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। बेटा इसके ऊपर क्या आता है? न्यूमेरिकल आता है पेपर में, तो इस टॉपिक को जरूर आप लोग पढ़ लेंगे, फॉर्मूला अच्छे से याद कर लेंगे, ठीक है।
फॉर्मूला क्या होता है बेटा इसका, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। क्या फॉर्मूला होता है बच्चों इसका, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। R क्या होता है, रेजिस्टेंस। R क्या होता है, रेजिस्टेंस, इसकी यूनिट क्या होती है, ओम। ठीक है। L क्या होता है बेटा, लेंथ ऑफ कंडक्टर। ठीक है, L क्या होता है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, और इसकी यूनिट क्या होती है आपकी, मीटर। ठीक। A क्या होता है बेटा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्या होता है बेटा, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और इसकी यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। ठीक है। रो क्या होता है, रो होती है रजिस्टिविटी। क्या होती है बेटा रो, रजिस्टिविटी, और इसकी यूनिट होती है आपकी ओम मीटर। क्या होती है बच्चों इसकी यूनिट, ओम मीटर। क्या होती है इसकी यूनिट, ओम मीटर। क्या होती है यूनिट इसकी, ओम मीटर। कर लेंगे सभी लोग, जल्दी से नोट करिए। ये रिलेशन होती है रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी के बीच में। रेजिस्टेंस R, रजिस्टिविटी रो, L फॉर लेंथ और A फॉर एरिया। आपसे बच्चों पेपर में यूनिट पूछी जा सकती है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, तो आप बोलेंगे ओम। व्हाट इज द यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी, ओम मीटर। ठीक है बच्चों, कर लेंगे, आगे चलते हैं। नाउ एक पॉइंट और याद रखेंगे स्टूडेंट, यहीं पे जो रजिस्टेंस है वो 4 फैक्टर पर डिपेंड करता है। मैंने तुम्हें भी बताया है, रजिस्टिविटी ओनली डिपेंड ऑन 2 फैक्टर्स। रजिस्टिविटी ओनली डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर्स। रजिस्टिविटी सिर्फ 2 फैक्टर पर डिपेंड करती है। जैसे आपने पढ़ा रजिस्टेंस 4 फैक्टर पर डिपेंड करता है, बेटा रजिस्टिविटी सिर्फ 2 फैक्टर पर डिपेंड करती है। वो कौन कौन से होते हैं आपके, नेचर ऑफ मटेरियल एंड आपका टेम्परेचर। Resistivity depend only on 2 factors, that is nature of material and temperature. Resistivity is independent of length and area. Resistivity length और area पे डिपेंड नहीं करती बच्चों। Resistivity length और area पे डिपेंड नहीं करती, किस पे डिपेंड करती है, सिर्फ नेचर ऑफ मटेरियल पे और टेम्परेचर पे। सभी को क्लियर है, पक्का, आगे चलें, चलिए। नाउ स्टूडेंट कुछ पॉइंट आपको नोट करके लिखने हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमारे नोट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, पेपर में क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर। तो बेटा पहले नोट करके लिखेंगे, क्या लिखना है, इलेक्ट्रीशियन वियर रबर ग्लव्स। इलेक्ट्रीशियन वियर रबर ग्लव्स ड्यूरिंग वर्किंग ओवर इलेक्ट्रिसिटी जो इलेक्ट्रिशियन होता है बेटा वो रबर के ग्लव्स पहनता है जब वो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर वर्क करता है या इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन लाइन पर वर्क करता है। बिकॉज रबर इज एन इंसुलेटर, because rubber is an insulator and protect the electrician from electric shock। ठीक है बच्चे लोग, तो इलेक्ट्रिशियन जो है वो आपका रबर ग्लव्स पहनता है जब वो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर वर्क करता है। क्यों, क्योंकि रबर आपका एक इंसुलेटर है। ठीक है, इंसुलेटर होने के साथ ठीक है वो प्रोटेक्ट करेगा उसे ताकि इलेक्ट्रिक शॉक ना लग जाए। ठीक है, इसलिए वो रबर के ग्लव्स पहनते हैं। सेकंड नोट, नोट नंबर बी, कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर, copper and aluminum wire are used in electricity transmission, because
दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो कॉपर और एल्यूमिनियम के वायर आपके इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन में इस्तेमाल किए जाते हैं घरों में। क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं बच्चों? क्योंकि वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास उनके थ्रू हो सकती है। ठीक है, इसलिए कॉपर और एल्यूमिनियम के वायर लगाए जाते हैं घरों में। ठीक है बच्चों, नाउ नोट नंबर 3 रब कर दें बच्चों। ठीक है, नोट नंबर 3, the heating wire of electrical heating appliances are made of alloy rather than pure metal because its resistivity is high, because its resistivity is high, and the second point is it does not oxidize, even at high temperature. It does not oxidize even at high temperature. जो हीटिंग वायर है बेटा इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंसेस की, जैसे आपके घर में ओवन है, आपके घर में इलेक्ट्रिक केटल है, ठीक है, गीजर्स हैं, आपके इलेक्ट्रिक गीजर हैं घर में, ठीक है, तो उनके जो आपके वायर्स हैं वो किसके बनाए जाते हैं बेटा? अलॉय के बनाए जाते हैं। किसके बनाए जाते हैं? अलॉय के बनाए जाते हैं बजाय प्योर मेटल के। किसके बनाए जाते हैं? अलॉय के बनाए जाते हैं प्योर मेटल के बजाय। क्यों? क्योंकि एक तो उनकी रजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, ठीक है, और वो आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं करते। आसानी से ऑक्सीडाइज ना करने का मतलब क्या है कि उनके थ्रू कितना भी टेम्परेचर पास करा दो तो वो जलेंगे नहीं वायर। ठीक है, कॉपर और एल्यूमिनियम में ज़्यादा अगर आप करंट पास करा दोगे तो होगा क्या? रजिस्टिविटी कम रहेगी, करंट आसानी से पास हो जाएगा। पर इनके थ्रू आप कितना भी करंट आप पास करा दो, ठीक है, तो क्या होगा? रजिस्टिविटी ज़्यादा होगी। रजिस्टिविटी ज़्यादा है तो क्या होगा? बोलो। अगर रजिस्टिविटी ज़्यादा है तो क्या होगा? ज़्यादा हीट अप होंगे। ज़्यादा हीट अप होंगे तो जितना टेम्परेचर आपको चाहिए वो आसानी से मिल जाएगा। चाहे आपका इलेक्ट्रिक आयरन है, चाहे आपका गीजर है, और वो टेम्परेचर आपको कहाँ से नहीं मिल पाएगा? वो टेम्परेचर आपको कॉपर और एल्यूमिनियम वायर से नहीं मिल पाएगा बेटा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे करंट आसानी से पास हो जाएगा। समझ रहे हो? नाउ नेक्स्ट टॉपिक। नाउ बच्चों, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। द नेक्स्ट टॉपिक इज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। रेजिस्टेंस हम लोग कैसे कंबाइन कर सकते हैं एक सर्किट में? ठीक है, दो तरीके से कंबाइन कर सकते हैं बच्चों। पहला है आपका इन सीरीज और दूसरा है आपका इन पैरेलल। हम दो तरीके से आपका रेजिस्टेंस लगा सकते हैं एक सर्किट में, या तो हम सीरीज में लगाएं बच्चों या पैरेलल में लगाएं। तो पहले हम पढ़ते हैं सीरीज में, इन सीरीज। अब आपको सीरीज में एक बात ध्यान रखनी, क्या? इन सीरीज करंट रिमेन्स द सेम, current remains the same, but potential difference
डिवाइड्स। इन सीरीज करंट्स रिमेन द सेम बट पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड। ठीक है, सीरीज सर्किट बना के दिखाएंगे। सपोज हमने दो रेजिस्टेंस सीरीज में लगाए, ठीक है, यहाँ पे आपने की लगाई और यहाँ पे आपने एक बैटरी लगाई, ठीक है। ये आपका रेजिस्टेंस R1, ये आपका रेजिस्टेंस R2, ये आपकी की और ये आपकी बैटरी जिसकी वोल्टेज कितनी है बेटा V। तो अभी आपने क्या लिखा कि सीरीज में करंट तो सेम रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हो जाता है। सपोज इस बैटरी का वोल्टेज V है और V अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के, तो यहाँ से I करंट निकलेगा, तो जो I करंट इसमें जाएगा बच्चों वही I करंट इसमें जाएगा, ठीक है। सपोज आपने गीजर लगा रखा है और फैन लगा रखा है, तो जो करंट आपका गीजर में जाएगा वही करंट आपका फैन में जाएगा, तो सर्किट आपका फूक जाएगा, ठीक है। इसलिए सीरीज कनेक्शन हम घर में इस्तेमाल नहीं करते। अब इन सीरीज करंट रिमेन द सेम, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड। अगर टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V था तो बच्चों इसमें जाएगा V1 और इस वाले में जाएगा V2, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा आपका V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, बच्चों क्या पढ़ा है आपने ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, बताओ जल्दी। V इज इक्वल टू I इंटू R। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आपने क्या पढ़ा, V इज इक्वल टू I इंटू R। अब एक काम करेंगे, इस वाले इक्वेशन में पुट करेंगे, ठीक है। चलिए कहते हैं, मैं ऊपर वाला रब करने जा रहा हूं। नाउ V इज इक्वल टू I इंटू R पुट करेंगे। V1 की जगह I इंटू R1 प्लस V2 की जगह I इंटू R2, ठीक है बच्चों। यहां से मैं I कॉमन लूंगा तो ये क्या बन जाएगा, I कॉमन लिया तो अंदर बन गया मेरे पास R1 प्लस R2, I से I कैंसिल हो गया तो R इज इक्वल टू क्या बन जाएगा मेरे पास R1 प्लस R2, ठीक है बच्चों। तो ये आपकी सीरीज में रिलेशन आ गई कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस की, कि सीरीज में अगर मुझे रेजिस्टेंस निकालना है तो कितने भी रेजिस्टेंस में क्या कर सकता हूँ बच्चों, ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। सिंपली मैं क्या करूंगा, ऐड कर लूंगा, 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो, तो टोटल रेजिस्टेंस अगर मुझे सीरीज में निकालनी तो मैं सबको क्या कर लूंगा, ऐड कर लूंगा, ठीक है। सभी लोग कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम। चलिए पैरेलल में करते हैं। आई होप सभी लोगों ने नोट कर लिया होगा, सही बच्चों ने। नेक्स्ट करते हैं बच्चों इन पैरेलल। नाउ बच्चों इन पैरेलल उल्टा हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन्स द सेम, पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन्स द सेम बट करंट डिवाइड्स। अब जिस अप्लायंसेस को जितना करंट चाहिए उतना करंट मिल जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए आपका पैरेलल सर्किट अच्छा होता है। हमारे घरों में बच्चों पैरेलल सर्किट लगता है, क्यों? क्योंकि जिस अप्लायंस को जितना जितना करंट चाहिए उतना डिवाइड हो जाता है, इसलिए हमारे अप्लायंसेस ठीक चलते हैं आपके पैरेलल सर्किट में, ठीक। पैरेलल सर्किट बना के दिखाएंगे। यहाँ एक बैटरी बना के दिखाएंगे, यहाँ एक स्विच लगा देंगे, इसे की भी बोलते हैं। ये एक बैटरी होगी आपकी, प्लस माइनस, यहाँ से करंट निकलेगा I, ये आपके दो रेजिस्टेंस R1 और R2। अगर बैटरी की वोल्टेज V है तो पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है, अगर यहाँ V है तो यहाँ भी V होगी। करंट डिवाइड होगा, अगर ऊपर R1 है तो ऊपर सपोज करो I1 करंट जाएगा और नीचे I2 करंट जाएगा नीचे वाले रजिस्टर में, ठीक है। तो टोटल करंट पैरेलल में किसके इक्वल हो जाएगा, I1 प्लस I2। इस बार पैरेलल में आपका करंट डिवाइड होता है, जैसे वहाँ पे वोल्टेज डिवाइड हो रही थी, यहाँ पे क्या डिवाइड होगा बच्चों, यहाँ पे आपका करंट डिवाइड होगा।
समझ में आ रही सही बच्चों के? क्या डिवाइड होगा यहाँ पे? करंट बाय ओम्स लॉ। क्या लिख सकते हो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग? बताओ, बोलो जल्दी से। I इज इक्वल टू वी अपॉन आर। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या पुट करोगे? I इज इक्वल टू वी अपॉन आर पुट कर दीजिए। V अपॉन आर इज इक्वल टू वी अपॉन आर वन प्लस वी अपॉन आर टू। ठीक है बच्चों, यही होगा। वोल्टेज सेम रहेगी, R1 R2 में डिवाइड हो जाएगा। वोल्टेज कॉमन निकालोगे तो अंदर बचेगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ठीक है, वोल्टेज से वोल्टेज कट जाएगी तो 1 अपॉन R इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा? 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ये आपकी बच्चों पैरेलल में टोटल रेजिस्टेंस आ गई है। अभी आपके पास 2 अप्लायंस हो, 3 अप्लायंस हो, 4 अप्लायंस हो, कितने भी अप्लायंसेस हो, ऐसे आप 100 रेजिस्टेंस ऐड करते चले जाएंगे पैरेलल में। ठीक है, पैरेलल में कैसे निकालेंगे टोटल रेजिस्टेंस? 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 एंड सो ऑन। जैसे मैंने 2 के लिए लगा के दिखाया है, ऐसे आप 3, 4, 5 कितने के लिए भी लगा के दिखा सकते हो। जो टोटल रेजिस्टेंस होगा सर्किट का वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से कम होगा। जो टोटल रेजिस्टेंस होगा सर्किट का वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से कम होगा। इसलिए हम पैरेलल सर्किट का इस्तेमाल करते हैं ताकि आसानी से करंट फ्लो हो जाए उसके अंदर। ठीक है बच्चों, सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट सब लोग कर लेंगे पक्का। अगले टॉपिक पर चलें, एडवांटेज ऑफ पैरेलल सर्किट। नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ पैरेलल सर्किट्स? ये आपको जरूर पढ़नी है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों पेपर के लिए। हाफ ईयरली में और बोर्ड में जरूर आता है, पेपर में ज़्यादातर आता ही है। सो आप लोग जरूर याद कर लेंगे। 4 एडवांटेज होती हैं, 3 आपके सामने लिखी हुई हैं। मैं आपको एक बार मैं पढ़ देता हूँ। इफ वन अप्लायंस स्टॉप्स वर्किंग देन ऑल अदर अप्लायंस कीप्स ऑन वर्किंग। अगर एक अप्लायंस किसी वजह से बंद हो जाता है, आपका चलना बंद हो जाएगा, तो बाकी सारे आपके चलते रहेंगे। All the appliances operate individually have their own switch। सभी अप्लायंसेस का अपना अपना एक स्विच होगा। जैसे कि आप घर में देखते भी हो, तो आप लोग पंखे से पंखा चला सकते हो, ठीक है, बल्ब के स्विच से बल्ब चला सकते हो, तो सब आपके ऑपरेट हो सकते हैं इंडिविजुअली। ऑल द अप्लायंसेस गेट द सेम वोल्टेज। तो सभी अप्लायंसेस को वोल्टेज सेम मिलेगी। अगर वोल्टेज सेम मिलेगी तो फ्लक्चुएशन के चांसेस क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो फ्लक्चुएशन होगा ही नहीं। समझ में आ रहा था बच्चों को? पक्का। आगे चलें, पॉइंट नंबर 4 इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग याद रखेंगे जरूर। द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट इज लेस देन its individual resistance। The total resistance of the circuit is less than its individual resistance। This is the point number 4। यानी जो टोटल रेजिस्टेंस होगा सर्किट का वो हर एक इंडिविजुअल से क्या होगा बच्चों? कम होगा। वो हर एक इंडिविजुअल कम होगा, यानी अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट आसानी से क्या कर जाएगा बच्चों? फ्लो कर जाएगा। ठीक है, सर्किट में। तो ये एडवांटेज होती है पैरेलल सर्किट की। पेपर में एज इट इज लिखने के लिए आती हैं आपके, आप लोग लर्न करिएगा और पेपर में लिखिएगा। ठीक है बच्चों, आगे चलें। चलिए, डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज सर्किट। नाउ बच्चों, डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज सर्किट। एज इट इज लर्न करेंगे। नंबर 1, इफ वन अप्लायंस स्टॉप्स वर्किंग, if one appliance stops working, then all other appliances also stops working, then all other appliance also stops working. Number 2, all the appliances operated by
single switch. All the appliances are operated by single switch, so no one can operate any appliance इंडिविजुअली. हम लोग किसी भी अप्लायंस को इंडिविजुअली इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, सारे खुलेंगे एक ही बार में, जिससे क्या होगा, इकोनॉमिक लॉस भी होगा, इलेक्ट्रिसिटी लॉस भी होगा. ठीक है, सब लोग लिखिए, फिर मैं ऊपर लिखता हूँ. पॉइंट नंबर 3, ऑल द अप्लायंसेस. नंबर 3 बताइए क्या होना चाहिए आपके हिसाब से. पिछले वाले एडवांटेज से इसका डिसएडवांटेज बनाइए. क्या बोलिए. द पोटेंशियल डिफरेंस और द वोल्टेज. द वोल्टेज डिवाइड्स along the appliances. The voltage divides along the appliances, so there is a high possibility of fluctuations Number 4, the total resistance of circuit. The total resistance of circuit. The total resistance of circuit. The total resistance of circuit is more than its individual रेजिस्टेंस. जो टोटल रेजिस्टेंस होगा बच्चों सर्किट का, वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से क्या होगा, ज़्यादा होगा. जब जो टोटल रेजिस्टेंस होगा सर्किट का, वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से ज़्यादा होगा. समझ गए बच्चों. यहाँ तक कवर कर लेना है इस वाली वीडियो में. ठीक है, ये थे आपके डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज सर्किट, एडवांटेज ऑफ पैरेलल सर्किट्स. राइट, आप लोगों ने कौन कौन से टॉपिक कवर कर लिए इसमें. ओम्स लॉ कवर कर लिया, रेजिस्टेंस कवर कर लिया. ठीक है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला कवर कर लिया, रिलेशन बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी कवर कर लिया. ठीक है, आपने कुछ नोट कवर करे. ठीक, उसके बाद आपने क्या कवर किया बताइए. कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस सीरीज पैरेलल कवर कर लिए. आपने एडवांटेज ऑफ पैरेलल सर्किट कवर कर ली, डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज सर्किट कवर कर ली. ठीक है बच्चों, इनमें से पेपर में बहुत सारे टॉपिक्स आपको मिलेंगे. सो इस वीडियो के थ्रू आप लोग सारे टॉपिक्स क्लियर कर लेंगे, कवर कर लेंगे. कुछ चीज़ समझ नहीं आती है तो आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, या आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर छोड़ सकते हैं. काफ़ी बच्चे मेरे को जानते हैं. राइट, सो स्टूडेंट्स अच्छा पढ़ेंगे, बेहतर पढ़ेंगे. अब ये थ्योरेटिकल पार्ट चल रहा है, आने वाले टाइम में न्यूमेरिकल पार्ट भी आएगा इसका. ठीक है, आपको इस चैनल पे पूरा डेटा मिलेगा मैथ, साइंस और रीजनिंग का, 9th और 10th का. जो मेरा लक्ष्य है जल्दी से जल्दी सब तक पूरा डेटा पहुंचाना, 9th, 10th मैथ, साइंस और रीजनिंग. ठीक है, हर एक बच्चे तक डेटा पहुंचना चाहिए, टाइम पे पहुंचना चाहिए. साफ बात क्या है कि टाइम तक पहुंचना चाहिए. अगर टाइम निकल जाएगा फिर नहीं बचेगा. ठीक है बच्चों, मैं बहुत जल्दी से सारा डेटा अपलोड कर दूंगा किस पे, यूट्यूब पे. तो सभी बच्चे बहुत जल्दी से पढ़ लीजिए, सभी को शेयर कर दीजिए 9th, 10th का सभी डेटा. ठीक है बच्चों, मैथ, साइंस और रीजनिंग का. तो सभी बच्चों को बताएंगे और अच्छा पढ़ेंगे. ठीक है, ऑन बोर्ड पढ़ेंगे, अच्छा पढ़ेंगे, घर से घर पे पढ़ेंगे. ठीक है, ऑल द बेस्ट, गुड लक. सागर बंसल हमेशा सर आपके साथ हैं. अच्छा पढ़ेंगे, अच्छा पढ़ाएंगे,
बेहतर पढ़ेंगे। ऑल द बेस्ट।